हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको थायरॉक्सिन टैबलेट चल रहा था, जैसे ये लाइफस्टाइल चेंज किया उनका थायरॉक्सिन टैबलेट बंद हो गया। सांस को जब अंदर लेते हैं गले को थोड़ा टाइट करके होल्ड कर लो, जैसे गले को जैसे मैंने टाइट होल्ड किया, सांस अंदर लिया, ये तरह से आपको आवाज़ आया। हाँ। ये है उज्जयी प्राणायाम। उसी को थोड़ा आंख बंद करके पूरा ध्यान आपका थायराइड ग्रंथि के ऊपर रख के आप सांस को अंदर लेते हैं, वो हो गया उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से आपका वॉइस भी अच्छा होता है, आपका जो थायराइड का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। क्या हाइपोथायराइडिज्म में जो वेट बढ़ता है उसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में, और वो भी एक ऐसे डॉक्टर से जिन्होंने एमबीबीएस करने के बाद संन्यास ले लिया। यानी कि एक ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर होने के साथ साथ साधु हैं, संत हैं, और इनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। सेवा के माध्यम से लोगों को इलनेस से वेलनेस की तरफ ले जाना है। तो आज हम स्वामी डॉक्टर दयादीपानंदा जी से जानेंगे कि कैसे आप इंटीग्रेटेड मेडिसिन से, या कहें कि नेचुरली केवल अपनी डाइट के माध्यम से, लाइफस्टाइल के माध्यम से, योगा और एक्सरसाइज के माध्यम से थायराइड को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, थायराइड बहुत कॉमन है आज के टाइम में, और ख़ासकर कि फीमेल्स में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पहले इतना हम जनरली नहीं देखते थे। पहले एक ही वर्ड होता था, ओबेसिटी। लेकिन आजकल जो भी ओबीज़ हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको थायराइड भी हैं। लेकिन आप एक बात ये समझाइए कि ये थायराइड क्या होता है? थायराइड एक हमारा ग्रंथि होता है जो TSH हार्मोन के जरिए T3 T4 को हमारे शरीर में बनाता है। जो जब तक हमारे थायराइड के हार्मोन्स जी नॉर्मल लिमिट में है, इसको नॉर्मल थायराइड फंक्शन बोलते हैं। जब इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाता है, TSH नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, उसका मतलब है कि आपके T3 T4 हार्मोन्स कम बन रहे हैं। हाइपोथायराइडिज्म जी, उसको हम बोलते हैं। उसका रिवर्स होता है हाइपरथायराइडिज्म। TSH बहुत कम हो जाता है जी, और T3 T4 शरीर में जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बन रहे हैं, वो हो गया हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर। सर स्वामी जी, हाइपो में तो मोटे होते हैं, तो क्या हाइपर में पतले होते हैं? बिल्कुल। जब शरीर में जितना मात्रा में T3 T4 हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, इसीलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहा है। तो जब सही से हमारे T3 T4 हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो हमारा वेट बढ़ जाता है जी। मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एंड दैट इज़ द रूट कॉज फॉर ओबेसिटी। अच्छा, मतलब कॉन्स्टिपेशन के कारण ओबेसिटी भी होती है और बीमारियां भी होती है। लेकिन स्वामी जी, मैं इसमें समझना चाहूँगा T3 T4 TSH, अगर किसी का TSH कंट्रोल है, T4 कंट्रोल है और केवल T3 बढ़ा हुआ है, तो क्या उसको प्रॉब्लम होगी फिर? ऐसा बहुत ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होता है। जब आपका TSH नॉर्मल है, यूजुअली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता अनटिल अनलेस क्लिनिकली आपको कोई सिम्टम्स हो। हाँ। तो अगर क्लिनिकली सिम्टम है तो विशेषज्ञ को आपको दिखाना पड़ेगा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को। अगर सिर्फ नंबर थोड़ा ऊपर नीचे, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर TSH नॉर्मल है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, उसके लिए ज़्यादा सोचना चाहिए। स्वामी जी, आपने कॉन्स्टिपेशन की बात की कि कॉन्स्टिपेशन यानी हमारा पेट खराब होना या इंडाइजेशन बीमारी की जड़ है, उससे हमें थायराइड भी हो सकता है। आप ये समझाइए कि कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन वास्तव में होता क्या है? क्योंकि अगर मैं किसी से कहूँ कि आपका पेट खराब है या आपको इंडाइजेशन है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन वास्तव में होता क्या है। तो एक बार डिटेल से समझाइए कि वास्तव में पेट खराब होना होता क्या है, कैसे समझे कोई? इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पाचन क्रिया का गड़बड़ी। मेटाबॉलिज्म माने एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। जी जो भी हम खाना खाते हैं, पहले वो छोटे छोटे कण में बंटता है, उसके बाद हमारा शरीर का मेकअप होता है। हाँ। तो कैटाबॉलिज्म जो खाना ब्रेक होता है, और एनाबॉलिज्म जो शरीर बनता है। तो अगर उसमें गड़बड़ी हो तो हमको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। एंड कॉन्स्टिपेशन जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं सही से नहीं चबा रहे हैं, तो हमारा जो माउथ से
जो डाइजेशन चालू हुआ है वो नहीं हो रहा है, तो वो कारण बन सकता है। दूसरा, पेट में, सो जब तक मल बाहर जाए तब तक पूरा गट, माउथ से लेके एनस तक, अगर हमारा सिस्टम सही नहीं चल रहा है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। जी स्वामी जी, एक तरीके से देखा जाए तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही हर बीमारी की जड़ है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने हमें इससे पहले एक डायबिटीज़ की वीडियो में बताया था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता क्या है वास्तव में, मैं चाहूँगा आप फिर से एक बार समझाइए कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता क्या है, मेटाबॉलिज्म से लोग इजीली कैसे समझे कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म और ये कैसे काम करता है। तो और थोड़ा विस्तार में अगर मैं बताऊं, जी, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। तो पाचन क्रिया तभी गड़बड़ी होता है जो भी हम मुंह में खाना डाल रहे हैं वो गलत खाना डाल रहे हैं, और सही से चबाने से लेके उसको सही प्रकार से स्वीकार करने से लेके सही प्रकार से वो शरीर से मल के रूप में नहीं जा रहा, तो होता है। तो जो भी खाना हम मुंह में डालते पहले वो छोटे छोटे कण में ब्रेकअप होता है, कैटाबॉलिज्म सही होना चाहिए। उसके बाद सही खाने से ही हमारा बॉडी का मेकअप सही बनता है जी, तो उससे एनाबॉलिज्म सही रहता है। सो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म सही रहने से ही मेटाबॉलिज्म सही रहता है। पाचन क्रिया तभी सही रहता है हम सही खाना खाए, सही से चबाए, और डाइजेशन सिस्टम में सही टाइम में वो कौन सा खाना चाहिए वही जाए, गलत खाना ना जाए। जब पानी पीना हो तभी पीना हो, जब फल खाना हो तभी खाना हो, जब सब्जी खाना हो तभी खाना हो, जब प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करके होममेड होल ग्रेन फूड खाना हो तब खाना हो। उसको सही मात्रा में, सही समय में, सही तरीके से खाया जाए तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हम दूर रह सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन से हम दूर रह सकते हैं। स्वामी जी, आपने कहा कि सही खाया जाए, सही तरीके से खाया जाए और सही तरीके से पानी पिया जाए तो ही हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से दूर रह सकते हैं, और तभी फिर हम थायराइड से भी दूर रहेंगे या और किसी बीमारी से। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें लोग आज के टाइम पे खा रहे हैं जिस वजह से उन्हें डायबिटीज़ तो हमने बताया, ऐसा क्या लोग खा रहे हैं जिस वजह से उन्हें आजकल थायराइड इतना ज़्यादा होने लगा है? तो हम मेनली आज हाइपोथायराइडिज्म के बारे में ही फोकस करेंगे जी। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में जहाँ TSH बढ़ता है, T3 T4 कम हो जाते हैं, वहाँ कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। जी, तो जो हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, अगेन इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में गड़बड़ी आ गई जी, और उसका कारण है इन्फ्लेमेशन। शरीर में कुछ तरह का सूजन आ गया जिसके वजह से आपका जो T3 T4 जितना अमाउंट में प्रोड्यूस होना वो नहीं हो रहा है, इसलिए TSH बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेमेशन क्या है वो थोड़ा हमको समझना है। जी, अगर फल नहीं खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, जी, अगर हरी सब्जी नहीं खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, हाँ, अगर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, जी। तेल बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। स्वामी जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ उसके लिए सॉरी। कौन सा तेल ज़्यादा खाने से इन्फ्लेमेशन? कोई भी तेल, अच्छा, अगर ग्राउंड नट है या जो होल फल ग्राउंड नट खाओगे उसमें फाइबर है, मल्टीविटामिन है, उसको हटा के आपने तेल बना दिया तो नुकसान है। तो कोई भी तेल ज़्यादा खाने से नुकसान ही है। जी, अगर आप सही मात्रा में होल ग्रेन खाने से तेल का जरूरत भी नहीं है। जी, उसी तरह नमक, हाँ, जो सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट, वो फल में सब्जी में भगवान ने ऑलरेडी डाल के रखा है। अगर सही मात्रा में फल सब्जी खाते हैं तो एक्स्ट्रा नमक या नमक लेने की ज़रूरत ही नहीं। उसी तरह चीनी, अगर नेचुरल स्वीट्स अगर आप खाते हैं, केला हो, आम हो, डेट्स हो, तो आपको और प्रोसेस्ड करके चीनी खाने की ज़रूरत ही नहीं। उसी तरह पैकेट फूड में जो नेचुरली फाइबर है उसको हटा के उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के रखते हैं, उसको खाने से आपका शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से हाइपोथायराइडिज्म होता है। अच्छा, तो गलत खाना, सही खाने को नहीं खाने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तब जाके हाइपोथायराइडिज्म होता है। स्वामी जी, आपने कहा ना वाइट चीज़ें, जैसे वाइट शुगर, क्योंकि वाइट शुगर को हमने रिफाइन कर दिया है केमिकल मिला के, तो वो नुकसान दे रही है, तो इसलिए वाइट शुगर को छोड़ दिया जाए। कई लोग थायराइड में चावल छोड़ने के लिए कहते हैं, गेहूं छोड़ने के लिए कहते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? वन ऑफ द रीजन में भी बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, किसी को गेहूं से एलर्जी है, हाँ, तो एलर्जन एंटीजन बढ़ने से
हाइपोथायराइडिज्म बढ़ने का संभावना होता है, दैट्स वन ऑफ द रीजन। जी उसी तरह किसी को चावल से एलर्जी है तो अगर आपको गेहूं चावल से एलर्जी नहीं है, आप खा सकते हैं होल ग्रेन, होल ग्रेन सफ़ेद चावल ना खा के लाल चावल ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में। और आजकल मिलेट्स की जो हम बात करते हैं, जी। इसलिए बोलते हैं मिलेट्स को क्योंकि मिलेट इज़ अ होल ग्रेन, उसको पॉलिश नहीं किया जाता है। उसी तरह गेहूं को सफ़ेद करके मैदा करके ना खाएं, लाल रोटी, आपका रोटी लाल होना चाहिए। गेहूं का अगर रोटी आप मतलब खाते हैं चोकर तो, के साथ। चोकर के साथ। जी स्वामी जी, आप कई बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं और हर वीडियो में करते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर समझाइए कि आप, ये होता क्या है? हमारा शरीर में रोग को लड़ने के लिए एक भगवान ने एक शक्ति दिया है, जी रोग प्रतिरोधक शक्ति। हाँ जी। बाहर से कोई भी चीज़ हमारे शरीर में अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। एक वायरस के रूप में हो सकता है, एक बैक्टीरिया के रूप में हो सकता है, गलत खाने के हिसाब से हो सकता है, जी। एंटीजन। उस एंटीजन का जब संख्या बढ़ता है, उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज, डिफेंस मैकेनिज्म, जी सो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, उसी को हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। तो बाय चांस जो भी एंटीजन बाहर से आ रहा है, उसको सही से हमारे एंटीबॉडीज कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जब संतुलन में गड़बड़ी आता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी वजह से डिसीज होता है, उसी को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में बाहर से कोई वायरस आया, उसको अटैक करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बने, वो वायरस को ख़त्म करते करते समय हमारे शरीर में और एक कुछ ऑर्गन को डैमेज किया, बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज में बनते हैं उसको डैमेज किया, इसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रहा है। जी। तो बीटा सेल्स हमारे शरीर के एंटीबॉडीज ने ही बीटा सेल्स को ख़त्म किया, इसीलिए जो शरीर में इंसुलिन बनना है बंद हो गया, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया। इस तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। स्वामी जी, आपने डायबिटीज़ की बात की, तो डायबिटीज़ से जुड़ा एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या थायराइड और डायबिटीज़ का आपस में कोई लिंक है? यस, जैसे हमने डिस्कस किया था, हाइपोथायराइडिज्म इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जी उसी तरह टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ आल्सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जी यही देखा जाता है जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको हाइपोथायराइडिज्म होने का संभावना बढ़ जाता है, जी। बट नॉट कंपलसरी। हाँ, तो मतलब चांसेस रहते हैं। लेकिन स्वामी जी, लोगों में ना बहुत जानना चाहते हैं ये, और बहुत उत्सुकता भी है इस बारे में जानने के लिए, कई जगह वो सर्च भी करते हैं, क्योंकि जब हम हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं, तो क्या हाइपोथायराइडिज्म में जो वेट बढ़ता है उसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल। तो अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है, उसको नॉर्मल करने के लिए आपको दवाई लेकर हेल्प लेना पड़ेगा इन द बिगिनिंग। तो आपने दवाई लिया, हाँ, थायरॉक्सिन टैबलेट, आपका वेट के हिसाब से जो मात्रा में, उससे आपका TSH नॉर्मल आ गया। जी जैसे आपका TSH नॉर्मल आ गया, वो आपको वेट को कम करने में हेल्प करता है। जो TSH बढ़ा हुआ था उसकी वजह से वेट बढ़ा था, एक हो गया। दूसरा, वो वेट बढ़ने के और भी कुछ कारण हैं, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। सही खान पान और गलत खाना को नहीं खाना। जी तीसरा, व्यायाम अगर सही से नहीं करते हैं तो आपको वेट बढ़ता है, अगर व्यायाम नहीं करते हैं तो व्यायाम को बढ़ाना पड़ेगा। योगा प्राणायाम अगर नहीं करते हैं तो वेट बढ़ता है, तो वेट कंट्रोल करने के लिए योगा प्राणायाम भी हेल्प करता है। मेडिटेशन, ध्यान, ये भी जो है आपको वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। स्वामी जी, कौन सी एक्सरसाइज या कौन से योगा व्यायाम किया जाए जिससे हम हाइपोथायराइडिज्म के बढ़े हुए वजन को या हाइपोथायराइड को ठीक कर सकते हैं? उससे पहले एक चीज़ मेरे को याद आई, क्या फैटी लीवर की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड होता है? उल्टा ऐसे बोलेंगे हम, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से फैटी लिवर होने का संभावना बढ़ जाता है। हाँ। फैटी लिवर का मतलब क्या है? जो लिवर है वहाँ पे जितना फैट होना चाहिए उससे ज़्यादा फैट जमा हो गया है। जी तो हाइपोथायराइडिज्म होने से पूरा शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा होने लगता है, क्योंकि पाचन क्रिया में गड़बड़ी आ गई है। जी। लेकिन कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन या हमारा अनहेल्दी गट तो थायराइड का रीज़न है। तो अगर ये सब रीज़न है, तो आप डाइट से पहले ये बताइए, ऐसे कौन कौन से योगा अभ्यास हैं, ऐसे कौन से योगा आसन हैं जो जड़ से मिटा सकते हैं थायराइड में बढ़े हुए मोटापे को और थायराइड को? तो आसन जैसे बोलते हैं,
शरीर को वो व्यायाम दो जिससे पूरा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, जिससे पूरा शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई सही से हो। जी शरीर में अगर ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, वो तो बीमारी का जड़ बनता है। हाँ तो वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स, ये सारे एक्सरसाइज हो गए। जी अब योगासन को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि शरीर के साथ मन को भी स्थिर करने का वो काम करता है योगासन। जब हम योगासन करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार करते शरीर को तो व्यायाम मिल ही रहा है, लेकिन मन को भी हम केंद्रित कर रहे हैं। शरीर मन जब स्थिर हो जाता है, आत्मा के साथ एक हो जाता है, आप अपना स्वास्थ्य जो असल रूप है, स्वरूप है, उसको पहुंचते हैं। अल्टीमेट हेल्थ, स्वास्थ्य इज टू अटेन अवर रियल नेचर। जी तो अगर आप अल्टीमेट हेल्थ को पहुंचते हैं तो आपका बीमारी भी ठीक हो जाता है। इसलिए आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फायदा करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं सूर्य नमस्कार करो, जी मंडूकासन करो, जी सर्वांगासन करो, और जो भी यहाँ हमारा नेक है, इसके जो पीछे हमारा थायराइड ग्रंथि होता है, हाँ तो वहाँ पे बल देने का आसन करो। जैसे हम भुजंगान करते हैं, भुजंगासन करते हैं, ऐसे जी। ऊपर स्ट्रेच करते हैं, तो यहाँ पे अच्छा एक्सरसाइज मिल रहा है। हाँ। तो वो एक आसन हो गया। उसी तरह प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, सांस को जब अंदर लेते हैं, गले को थोड़ा टाइट करके होल्ड कर लो। जैसे गले को जैसे मैंने टाइट होल्ड किया, सांस अंदर लिया, ये तरह से आपको आवाज़ आया। ये है उज्जयी प्राणायाम। उसी को थोड़ा आंख बंद करके पूरा ध्यान आपका थायराइड ग्रंथि के ऊपर रख के आप सांस को अंदर लेते हैं, वो हो गया उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से आपका वॉइस भी अच्छा होता है, आपका जो थायराइड का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये प्राणायाम करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन थायराइड ग्रंथि में सही से हो रहा है। जो एक कारण बनता है हाइपोथायराइडिज्म को, आप उसको ठीक कर रहे हैं। सो हाइपोथायराइडिज्म को इलाज एक है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम। तो आपने तो बता दिया व्यायाम कौन से किए जाए। स्वामी जी, अब बात आती है डाइट की, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हुआ ही लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से, डाइट की वजह से, तो फिर किस डाइट को फॉलो किया जाए, क्या खाया जाए, किस टाइम खाया जाए, किस टाइम सोया जाए, किस टाइम उठा जाए? तो हाइपोथायराइडिज्म शरीर में इन्फ्लेमेशन होने से ही होता है, इसीलिए जी वो खाना खाओ जो इन्फ्लेमेशन से हमको दूर रखता है और हीलिंग को बढ़ाता है। अच्छा जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये सब्जी हैं, ये हमारा शरीर में इन्फ्लेमेशन को हटाता है, शरीर को हीलिंग देता है। और जो गलत खाना ऑलरेडी हमने जो बताया, ऑल दैट इज व्हाइट प्रोसेस्ड पैक्ड, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। स्वामी जी, क्या थायराइड में भी वाइट चीज़ों में डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। जहाँ इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, सूजन बढ़ता है शरीर में, हाइपोथायराइडिज्म होने का संभावना बढ़ जाता स्वामी जी, कई लोग हाइपोथायराइड में सोया प्रोडक्ट्स को भी मना करते हैं। है। क्या सही है कि सोया प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, या हर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है? सोया भी एक प्रोसेस्ड फूड में आता है। नहीं, सोया जैसे सोयाबीन की हम दाल भी होती है। ठीक है, अगर वो होल ग्रेन है, जी। बिना प्रोसेस किया हुआ, हाँ। वो ठीक है। अगर उसको प्रोसेस कर देते हैं तो उसको अवॉइड करना ही अच्छा है। जो भी प्रोसेस्ड है उसको अवॉइड करना है। तो थायराइड में स्वामी जी, इसके अलावा लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आपके पास अगर थायराइड के बहुत से पेशेंट आते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि थायराइड वाले पेशेंट सबसे ज़्यादा क्या गलतियाँ करते हैं अपनी लाइफ में जब उन्हें थायराइड हो जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है, आपका शरीर में T3 T4 हार्मोन्स नहीं सही से बन रहे हैं, तब आपका TSH बढ़ा है। उसको ठीक करने के लिए पहले आप सप्लीमेंटेशन ले लो, जी थायरॉक्सिन टैबलेट। उसके बाद TSH नॉर्मल आ गया, उसके बाद कैसे कैसे वो दवाई को कम किया जाए, नेचुरल तरीके अपनाया जाए। तो मॉडर्न साइंस कपल्ड विथ एंशिएंट विजडम, दोनों को मिलकर इंटीग्रेटिव मेडिसिन करना चाहिए। बीमारी के बारे में जान के जाना चाहिए, तभी आप कंप्लीटली इसको ठीक कर सकते हैं। तो स्वामी जी, आपने थायरॉक्सिन टैबलेट की बात की, तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मैं भी कई बार इंटरनेट पर सर्च करता हूँ, या मैंने और भी डॉक्टर से पूछा, वो कहते, कई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लंबे टाइम तक अगर थायरॉक्सिन लोगे तो साइड इफ़ेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। तो क्या थायरॉक्सिन लंबे समय तक लेना ठीक है या गलत है?
तो जैसे हमने इंसुलिन में भी बताया था, इंसुलिन इज नाइदर गुड नॉर बैड। हम्म। जब अगर शुगर आपका बहुत बढ़ा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन लेना है। हाँ। लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं तो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम होते जाएगा। उसी तरह अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है, थायरॉक्सिन टैबलेट लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेना चाहिए। उसके बाद आप नेचुरल तरीके से धीरे धीरे आप अपना जो TSH को नॉर्मल रख सकते हैं, तो धीरे धीरे आप थायरॉक्सिन टैबलेट का मात्रा कम करते जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको थायरॉक्सिन टैबलेट चल रहा था, जैसे ये लाइफस्टाइल चेंज किया उनका थायरॉक्सिन टैबलेट बंद हो गया। तो आप मानते हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं, थायराइड तो एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, ज़िंदगी भर रहेगी, तो क्या ये बात सही है कि थायराइड ज़िंदगी भर रहेगा या थायराइड को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? कोई भी बीमारी हो, अगर वो जीवन पद्धति के गड़बड़ी से हुआ है, उसको ठीक किया जा सकता है जीवन पद्धति को ठीक करके। स्वामी जी, कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे कि जब हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो कुछ जूसेस बताते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि रॉ फॉर्म में खाया जाए, क्योंकि मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर सब कुछ हमें मिल जाता है प्रॉपर मात्रा में। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जैसे वो अलग अलग टाइप के जूसेस बताते हैं कि आप इस पत्ते का जूस पियो या जौ का जूस पियो या मेथी का, अलग अलग टाइप्स के बताते हैं कि ये आपके थायराइड को ठीक करने में लाभदायक साबित हो सकते हैं। क्या वास्तव में जैसे लौकी, करेला, इन सब के जूस को हमें पीना चाहिए या फिर इनको भी रॉ फॉर्म में खाया जाए? मेरे को पूछा जाए तो रॉ फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में खाना बढ़िया है। अगर कोई स्पेशलिस्ट है और उसने उसमें फ़ायदा पाया है और उसका एविडेंस है, हाँ तो वो हर केस में अलग अलग सलाह लेके उसको कर सकते हैं। जी। और बिना देखे मैं किसी को गलत नहीं बोल सकता हूँ। दिस इज़ द जनरल फार्मूला व्हाट आई एम गिविंग। जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ जनरल फार्मूला है। हर एक मरीज के हिसाब, उसका दूसरा कंडीशन, ये सब देख के उसको कुछ कारण से उसको जूस दे रहे हैं, और वो भी फ्रेश एंड नेचुरल होना चाहिए। हाँ। लौकी का जूस मतलब उसमें कुछ नहीं मिलाना है, चीनी या नमक कुछ नहीं मिलाना है। फ्रेश लौकी जूस ऊपर से डाला, उसका जो लौकी का जूस निकला उसको फ्रेश बना के लिया, वो ठीक है। तो उसमें जो फल है, जो सब्जी है, उसका इंग्रेडिएंट्स में आ गया और उसका पानी भी आ गया, जो शरीर को हाइड्रेशन देता है, वो एक एडेड लाभ हो सकता है। मतलब अगर इसे हम शॉर्ट में समझे तो जितना भी नेचुरल चीज़ है उसे आप कंज्यूम कर सकते हो, और जितनी भी प्रोसेस्ड प्रिजर्वेटिव मिली हुई है उन सबको छोड़ दिया जाए, तो ही आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थायराइड के बारे में भी हमें बताया, और इससे पहले आपने डायबिटीज़ के बारे में भी हमारे साथ लगभग 3 वीडियोज़ बनाई हैं। तो उम्मीद करते हैं स्वामी जी की ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और थायराइड से निजात पाने में आपकी बहुत मदद करेगी, और आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। स्वामी जी का कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि सभी लोगों का कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप व्हाट्सएप कीजिए और आप कोशिश की जाएगी कि आपको कॉल बैक आए। वैसे तो कॉल बैक आपको आएगा, लेकिन हो सकता है 2-3 दिन का समय लग जाए, लेकिन आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।